मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे निमोनिया, जिसको निमोनाइटिस भी कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कि इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा एक्सक्लूडिंग द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बाय द पैथोजेंस। कह रहे हैं कि लंग के पैरेन्काइमा का एक्यूट इन्फेक्शन होना, एक्यूट इन्फेक्शन पैथोजन के जरिए उसमें क्या छोड़ देंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल को छोड़ करके जो भी पार्ट बचा है सिनस का, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है आगे, और उसके बाद होता है एल्वेलर डक्ट, फिर अल्वेलाई। तो इनमें इन्फेक्शन का होना कहलाता है निमोनिया। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? पैथोजेनेसिस 4 चीज़ों के ऊपर बेस है। वो ये कि पैथोजेंस का इन्हेलेशन कर लेना, एयर में जो माइक्रोब्स हैं उनको जो है इन्हेल कर लेना, सांस के ज़रिए अंदर ले लेना। एस्पिरेशन क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं, या फिर आप जो खाना खा रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है खाना वापस आ जाता है, आप जिसको आम तौर पे डकार जिसे कहते हैं, जब ऊपर की तरफ आता है तो किसी वजह से अगर वो इधर आ गया, किधर आ गया, इधर पासी में बाजू में जो है वो होती है ट्रैकिया, उसमें अगर खाने का कंटेंट या फिर पानी इसके अंदर चला जाता है तो ये भी निमोनिया कॉज करा सकता है। उसी को एस्पिरेशन बोलते हैं। हेमाटोजिनस स्प्रेड ब्लड की स्ट्रीम में, यानी ब्लड में अगर बैक्टीरिया मौजूद हैं किसी और इन्फेक्शन की वजह से, तो वो भी निमोनिया कॉज करा सकता है, क्योंकि लंग्स में भी ब्लड आएगा तो वो कराएगा। और क्या है? डायरेक्ट स्प्रेड, यानी डायरेक्ट स्प्रेड का मतलब ये है कि पास का ऑर्गन, जैसे कि पेरिकार्डाइटिस अगर है, आपको मालूम होगा ये आपका हार्ट है, यहीं पर ये लंग होता है। अगर इसमें पेरिकार्डाइटिस है, यहाँ पर इन्फेक्शन है इसमें, तो ये यहाँ से डायरेक्ट जो है डायरेक्टली यहीं से इस लंग को पहुँच जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रेड। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से मैंने जो अभी 4 चीज़ें बताई, इन्हेलेशन, एस्पिरेशन जो हो जाता है, उसमें से 2 इन वजहों से हो सकता है। जैसे कि नंबर 1 है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। किसी का कॉन्शियसनेस यानी होशो हवास जो है वो गड़बड़ हो जाए, तो उससे क्या होगा, किस वजह से गड़बड़ होगा? जैसे कॉमा के जो पेशेंट होते हैं, या फिर किसी के क्रेनियल ट्रामा हो गया है, ब्रेन में इंजरी हो गई है, या फिर अल्कोहलिज्म, शराब बहुत ज़्यादा पी रहा, तो क्या होगा, उसका होश ठीक नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंटेंट्स हैं, जो ओरोफेरेंजियल वो हैं कंटेंट्स, तो वो क्या होंगे, सीधे चले जाएंगे। मान लिया कोई खाना खा रहा है, पी रहा, उस दौरान अगर ये चीज़ें हैं उसके अंदर, कॉमा के स्टेज में है, ये बॉडी में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इधर खाने की नली में जाने के बजाय इधर ये ट्रेकिया में चला जाएगा, तो ये एस्पिरेशन हो जाएगा। ये निमोनिया में डेवलप कर सकता है। दूसरा है डिप्रेस्ड कफ एंड ग्लॉटिक रिफ्लेक्सेस। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें जैसे कि बुढ़ापा, ओल्ड एज है, वीकनेस हो जाए, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए, माल न्यूट्रिशन की वजह से, और भी वजह हैं, ट्रामा की वजह से दर्द हो, थोरैको एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, या फिर न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो, तो इनमें क्या होता है कि जो कफ रिफ्लेक्स है वो डिप्रेस हो जाता है। खांसी खुला तौर पे जो है पूरी तरह से नहीं आती है। खांसी क्या करती है, अंदर से जो भी मान लिया कोई चीज़ अंदर चली गई किसी वजह से, जैसे कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स कभी कभार वहाँ पे चले जाते हैं, तो अगर खांसी सही नहीं आएगी, डिप्रेस है ओल्ड एज की वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से, तो क्या होगा, वो चीज़ अंदर ही रह जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगी, निमोनिया पैदा कर देगी। तो इसका होना ज़रूरी होता है कफ का सही तौर पे। इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट तीसरा है, जो हमारे ट्रेकिया, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें पूरे रास्ते में सिलिया होते हैं, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं, म्यूकस को ऊपर की तरफ धकेलते रहते हैं। अगर उनका ट्रांसपोर्ट गड़बड़ हो जाए, वो ऊपर की तरफ ना धकेलें और रुक जाएं या स्लो हो जाएं, तो भी म्यूकस फंसने लगेगा। तो इनके ट्रांसपोर्ट में कौन अड़चन पैदा करता है, कौन रुकावट पैदा करता है? स्मोकिंग है, वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम, जैसे कि कार्टाजिनर सिंड्रोम है एक तरह का, जिसमें क्या होता है, बॉडी के तमाम सिलिया जो होते हैं इमोटाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। तो उसमें से अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इमोटाइल सिलिया हो गए हैं तो म्यूकस वहीं पर रुकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, निमोनिया पैदा होगा। नंबर 4 है इम्पेयर्ड अल्वेओलर मैक्रोफेज फंक्शन। अल्वेलाई के अंदर, ये अल्वेलाई है, इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो भी पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस आए तो उसको खा लेते हैं और उसको वहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन स्मोकिंग की वजह से, एनीमिया की वजह से, या हाइपोक्सिया की वजह से इनका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। ये अपना फंक्शन बखूबी नहीं निभा पाते हैं,
तो क्या होगा, फिर भी वहाँ पर हमें निमोनिया की कंडीशन मिलेगी। पांचवा है एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी उस रास्ते में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे ट्यूमर निकल आए इसमें, अगर ट्यूमर आ गया तो रास्ता क्या होगा, बंद हो जाएगा, या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है। इसी तरह से छठा भी एक ऑप्शन था, वो मैंने यहाँ पे नहीं शो किया है, वो ये है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट्स, जैसे कि इसमें क्या होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज को जैसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रेस्ड रहता है, जैसे एड्स में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। या फिर कभी कभी ऐसी थेरेपी दी जा रही होती है, इम्यून को कंप्रोमाइज़ करने की थेरेपी होती हैं, जब जैसे कि कोई पेशेंट में ऑर्गन डोनेट किया, जिसको लेना है ऑर्गन, तो उसके जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दबा के रखा जाता है ताकि वो उसके खिलाफ काम ना करे। तो इसका साइड इफ़ेक्ट दवा का ये होगा कि ये यहाँ पर निमोनिया डेवलप करा देगा। इसकी क्लासिफिकेशन हर्षमोहन में इस तरह से दी गई है निमोनिया की, 3 बड़े बड़े उस पर। एक तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की गई है कि किस जगह पर एनीमिया नहीं, निमोनिया हो रहा है, तो एनाटॉमिकल है, उसके हिसाब से एटियोलॉजिक यानी कॉज की वजह से क्या है, या फिर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो एनाटॉमिकल में जो है 3 तरह का निमोनिया रखा गया है, लोबार निमोनिया है, ब्रोंको निमोनिया या इंटरस्टिशियल निमोनिया, साइट की जगह के हिसाब से है। अगर लोब में हो रहा है, पूरी लोब खराब हो रही है, तो लोबार निमोनिया हो गया। ब्रोंको निमोनिया लोब्यूल्स कहीं कहीं पर होगा, पैची, इसको पढ़ेंगे बाद में, इंटरस्टिशियल निमोनिया हो गया। इसी तरह इटियोलॉजिक क्लासिफिकेशन ये है कि बैक्टीरिया की वजह से है तो बैक्टीरियल, इसी तरह वायरस की वजह से तो वायरल, ये जो है पैथोजन के हिसाब से रखा गया है। और क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल सेटिंग्स के हिसाब से है कि किस वजह से बैक्टीरिया वो हुआ है, ये इन्फेक्शन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, या हेल्थ केयर एसोसिएटेड है, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, या वेंटिलेटर एसोसिएटेड है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब हम लोबार निमोनिया के बारे में देखने जा रहे हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसको कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर में रखते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो पार्ट ऑफ अ लोब। आपको पता होगा लंग के अंदर लोब होती, राइट वाले में 3 लोब होती हैं और लेफ्ट वाले में 2 लोब्स होती हैं। तो किसी लोब के हिस्से में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर पूरी की पूरी लोब में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर 2 लोब्स में हो जाए इन्फेक्शन, और किस में चाहे एक लंग में हो या कभी कभी दोनों लंग्स की 2 लोब्स खराब इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली यूजुअली जो है नीचे की जो लोब्स होती हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, लोअर लोब्स। मार्फोलॉजिकल फीचर्स में 4 स्टेजेस में ये पूरा होता है। पहला स्टेज है स्टेज ऑफ कंजेशन, फिर अभी इसके बाद हम देखेंगे रेड हेपेटाइजेशन, फिर तीसरा है ग्रे हेपेटाइजेशन, चौथा होगा रिजोल्यूशन। पहले हम रेड स्टेज ऑफ कंजेशन को बखूबी पढ़ेंगे। स्टेज ऑफ कंजेशन को इनिशियल फेज भी कहते हैं। ये क्या होता है कि शुरुआती जो हमारा बॉडी का रिस्पांस क्या होता है, कहीं पर भी इंजरी होती है या फिर पैथोजन आता है तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, तो वही रिस्पांस हो रहा था, ये 1 से 2 दिन तक चलता है। इस दौरान जो ग्रॉसली चेंजेस दिखाई देंगे, जिस लोब में ये हो रहा है, अफेक्टेड लोब में जिस लोब में इन्फेक्शन हुआ वो बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, उसका वजन भी ज़्यादा हो जाएगा, डार्क रेड होगा उसका कलर, और वो कंजेस्टेड होगी। ठीक है। हिस्टोलॉजिकली में क्या चेंजेस, क्या क्या दिखाई देगा, हम हिस्टोलॉजी करेंगे तो डायलिटेशन होगा, कंजेशन होगा कैपिलरीज का, जो अल्वेलर कैपिलरीज हैं उनमें क्या होगा, डायलिटेशन और कंजेशन होगा। कंजेशन का मतलब होता है ब्लड वहीं पे ठहर रहा है, आगे जा नहीं पा रहा है, ठीक है, रुका, वहाँ पे उसका रुकावट हो रही है। एडिमा फ्लूइड इन द एयर स्पेसेस, जो एयर स्पेसेस होते हैं बीच में जो जगह खाली होती है, जैसे कि टर्मिनल ब्रोंकियो है, सॉरी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, फिर आगे अल्वेलर डक्ट होती है, फिर अल्वेलाई होती है, तो इस जगह में क्या होता है, फ्लूइड का, एडिमा फ्लूइड का डिपोजिशन मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या है, इस फ्लूइड के अंदर ये जो अल्वेलर फ्लूइड है, अल्वेलाई के अंदर का फ्लूइड, इसमें आरबीसी कुछ मिलेंगे और कुछ न्यूट्रोफिल्स भी स्टडी करने के बाद मिलेंगे। एक और पॉइंट है कि इसमें बैक्टीरिया भी दिखाई देंगे, हम जब इसकी ग्राम स्टेनिंग से देखेंगे तो। दूसरी स्टेज है रेड हेपेटाइजेशन, या इसे अर्ली कंसोलिडेशन भी कहते हैं। नाम में ही हेपेटाइजेशन यानी हेपेटिक से रिलेटेड आ रहा है, यानी लीवर जैसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, देखेंगे भी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 से 4 दिन की होती है।
इसमें जो है लीवर की जिस लोब में, सॉरी लीवर की नहीं, लंग की जिस लोब में ये हो रहा है निमोनिया, लोबार निमोनिया, उस लोब में जो कंसिस्टेंसी होगी वो लीवर लाइक की होगी। यूजुअली जो है हमारे लंग्स हैं वो एक स्पंज की तरह होते हैं, वो सॉलिड नहीं होते पूरी तरह से, लेकिन इस बीमारी में क्या हो जाता है लोबार निमोनिया में, जैसे कि ये लंग है, इसमें लोब होते हैं, मान लो ये एक लोब है, एक लोब, अगर ये लोब खराब हुआ तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, फर्म हो जाएगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो ठोसपना है वो लीवर की जैसे हो जाए। लीवर देखा होगा आपने, पूरी तरह से पैक होता है, उसी तरह से ये पैक हो जाएगा इसमें, जिस तरह से स्पंज वाली जो क्वालिटी थी वो खो देगा। ग्रॉसली क्या क्या चेंजेस देखें अफेक्टेड लोब में, जिस लोब में ये हो रहा है वो लाल हो जाएगी, रेड हो जाएगी, फर्म हो जाएगी। फर्म का मतलब होता है एकदम कंपैक्टेड हो जाए, जैसे कि पानी है, पानी फर्म नहीं होता, उसको अगर हम बर्फ बना दें तो बर्फ एक फर्म हो गया। तो इसी तरह से ये अभी स्पंज था पहले नॉर्मली, लेकिन बाद में इसके ऊपर अगर निमोनिया आया, लोब को ख़राब किया, तो ये फर्म हो जाएगा, कंसोलिडेटेड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। कट सरफेस क्या शो करेगी इसकी, कट करके देखेंगे तो ये एयरलेस होगा। एयरलेस इसलिए होगा, इसमें एयर नहीं जा पाएगी क्योंकि ये पूरा फॉर्म हो चुका है, एकदम ठोस हो चुका है। रेड पिंक कलर का दिखाई देगा, ये ड्राई होगा और ग्रैनुलर होगा। इसमें जो है सीरोफाइब्रिनस प्लूरिसी हमें देखने को मिलेगी। हिस्टोलॉजिकली हमें एडिमा फ्लूइड मिलेगा, एडिमा फ्लूइड सॉरी मिलेगा नहीं, इससे पहले वाली स्टेज में क्या था, एडिमा फ्लूइड आता था एल्वेलर स्पेस में, लेकिन वहाँ पे अब एडिमा फ्लूइड की जगह पर फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, फाइब्रिन के स्टैंड दिखाई देंगे। इस तरह से धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है फाइब्रिन, वो हमें दिखाई देंगे, वहाँ पर फ्लूइड नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सुडेट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड, आरबीसी, आरबीसीज का एक्स्ट्रावेसेशन होगा इनमें, इसीलिए तो ये लाल हो गया है। क्यों लाल हो गया, क्योंकि ब्लड वेसल से बाहर कैपिलरीज के थ्रू जो है आरबीसी बाहर आ रही है टिश्यू स्पेस में, इंटरस्टिशियम में, तो उसी वजह से वो चीज़ लाल हो रही है और सॉलिड हो रही है। तो एक्स्ट्रावेसेशन की वजह से और न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर दिखाई देंगे, ब्लड फ्लो के बाहर। और न्यूट्रोफिल्स की स्टडी की जाएगी तो उसके अंदर इंजेस्टेड बैक्टीरिया, यानी उनके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होंगे, यानी बैक्टीरिया को निगल के रखा है। इस तरह से मैं बता दूं, ये बैक्टीरिया को निगल के रखा है सेल ने, तो इस तरह से दिखाई देगा कि न्यूट्रोफिल के अंदर कुछ है तो वो बैक्टीरिया होता है। तीसरी स्टेज है ग्रे हेपेटाइजेशन। ठीक है, ग्रे हेपेटाइजेशन, इसको हम लेट कंसोलिडेशन भी कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 4 से 8 दिन की होती है। ग्रॉसली क्या दिखाएगा हमें, लोब जो अफेक्टेड लोब होगी जिसमें निमोनिया हो रहा है वो फर्म हो चुकी होती, पहले से फर्म है, ये फर्म ही बनी रहेगी। फर्म का मतलब है ये सख्त है, सॉलिड है। हैवी होगी, वजन ज़्यादा होगा उसका। कट सरफेस यानी कट करके उसको देखने पर ड्राई दिखाई देगी, सूखी खुश्क होगी। ग्रैनुलर होगी, ग्रे अपीयरेंस होगा, उसका जो अपीयरेंस होगा पहले रेड था, अब जो है ग्रे कलर का दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उसमें इतने चेंजेस हो चुके होंगे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगी, सेल्स होंगे, वो चेंजेस की वजह से ग्रे अपीयरेंस आ जाता है। और जो लीवर लाइक कंसिस्टेंसी है अभी भी बरकरार रहेगी। हिस्टोलॉजिकली में फाइब्रिन स्ट्रैंड्स जो होंगे वो डेंस हो जाएंगे, जो अभी हमने पढ़ा था एडिमा के बाद फाइब्रिन स्ट्रैंड आ जाएंगे, अब उनमें क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएंगे, बहुत ही घने घने जो हो जाएंगे और उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पास पास पाए जाएंगे। और सेलुलर एक्सुडेट जो है न्यूट्रोफिल्स का घट चुका होता है। जो बाहर एक्सुडेट आप जानते होंगे, फ्लूइड का बाहर निकल जाना, टिश्यू स्पेस में इकट्ठा होना, तो उसमें जो है न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम होगी। दूसरी चीज़ सेलुलर एक्सुडेट में जो होगा वो सेपरेट किससे किया जाएगा, सेप्टल वॉल से सेपरेशन के तौर पे वहाँ पे एक क्लियर स्पेस दिखाई देगा, थिन क्लियर स्पेस होगा। अब लास्ट स्टेज जो होती है वो रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है ठीक होने की तरफ जो है लंग मूव कर रहा है। नॉर्मली अगर हमने एंटीबायोटिक थेरेपी दे दी तो तीसरे दिन रेजोल्यूशन शुरू हो जाएगा और वो ठीक होने लगेगा। अगर हमने कोई थेरेपी नहीं दी तो 8वें से 9वें दिन के बाद, अभी तक जो हुआ वो 8-9 दिन में तीन स्टेज पूरी हो चुकी हैं। 8वें या 9वें दिन स्टार्ट हो जाएगा रेजोल्यूशन और ये 1 से 3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 21 दिन में ये लगेगा इसको पूरा होने के लिए। वैसे दवा दे देंगे तो 3 दिन के अंदर ही ये सब पूरा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ग्रॉसली क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस क्या होंगे, अब लिक्विफैक्शन होना शुरू हो जाएगा। जो भी सॉलिडिटी बन गई यानी सॉलिड कंटेंट जो हो गया था वहाँ पर फाइब्रिनस कंस्टिट्यूएंट था, जिसकी वजह से लोब क्या हो जाता था,
सॉलिड, एक ठोस हो जाता था एकदम, उसमें लीवर जैसी कंसिस्टेंसी पाई जा रही थी, लोग पूरा, अब उसमें लिक्विफेक्शन हो जाएगा वो, अब फिर से जो है लिक्विड, कहने का मतलब है जिससे जैसा था वैसा बनने की तरफ जाएगा। ये एंजाइम्स की वजह से यहाँ पर ये टूट फूट शुरू हो जाएगी। एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको फिर से वापस नॉर्मल कंडीशन में ले जाने की कोशिश करेंगे। कट सरफेस क्या इसकी शो करेगी, ग्रे रेड कलर होगा, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो हमें दबाने पर क्रीमी फ्लूइड नज़र आएगा। हिस्टोलॉजिकली क्या होगा कि माइक्रोफेजेस के नंबर बढ़े हुए होंगे, ग्रेनुलर और फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन के जो स्ट्रैंड्स हैं वो टूटे हुए और अलग अलग बिखरे हुए पड़े हुए मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि एंजाइम्स की वजह से वो टूट चुके हैं। एनगॉज्ड एल्वेलर कैपिलरीज नज़र आएंगी। कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे क्या होगा, अगर एंटीबायोटिक नहीं दी तो ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन किसी किसी में ये रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है, तो वो उनमें ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, वो उसमें और भी ज़्यादा ये सख्त हो सकता है। फाइब्रोब्लास्ट इसमें ग्रोथ हो सकती है, एल्वेलर सेप्टा जो है फाइब्रोसिस हो जाएगी, टफ हो जाएंगे और लेदरी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अल्वेलर इफ्यूज़न। अल्वेलर इफ्यूज़न 5% के जो केसेस होते हैं, प्लूरल इफ्यूज़न हो सकता है ल्यूमर लोबर निमोनिया के 5% केसेस में। एम्पाइमा हो सकता है, लंग अब्सेस भी हो सकता है, मेटास्टैटिक इन्फेक्शन, यहाँ से इन्फेक्शन फैलकर कहीं और भी जा सकता है, पेरिकार्डियम में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है जो है। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसी में देखे ले रहे हैं, अलग से समझ में आ जाएगा आपको। क्लिनिकल फीचर्स के तौर पे जो है पेशेंट में शेकिंग, चिल्स होंगी, ठंड लग के जो है बुखार आएगा, फीवर लगेगा, मलाइसे हो विद प्लूराइटिक चेस्ट पेन, इसको बहुत बेचैनी होगी, चेस्ट में पेन होगा बहुत ज़्यादा, डिस्निया होगा, सांस लेने में तकलीफ, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, ठीक है, खांसी के साथ बलगम आएगा। ये बलगम म्यूकॉइड हो सकता है, म्यूकस जैसा, पुरुलेंट हो सकता है, या फिर ब्लडी हो सकता है, यानी पस सेल्स उसके अंदर मवाद मौजूद हो सकता है, या फिर खूनी बलगम भी हो सकता है। फिजिकल फाइंडिंग्स में पेशेंट के अंदर हमें सामने से क्या दिखाई देगा, फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, पल्स रेट बढ़ी हुई होगी, टैकीनिया हो सकता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ी हो सकती है, और कभी कभी साइनोसिस भी नज़र आ सकता है। कह रहे हैं ब्लड कल्चर जो है 30% केसेस में पॉजिटिव होता है, और जो है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। इसका मतलब न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या है उसके अंदर ज़्यादा मिलेगी टेस्ट कराने पर। चेस्ट एक्सरे कराने पर जो है कंसोलिडेशन हमें दिखाई देगा। तो ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही रैपिड होता है, 48 से 72 घंटे के अंदर ही जो है ठीक हो जाता है लगभग।